यो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के फर्स्ट एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट की। तुम सबको याद ही होगा जब तांजीरो अपने पेरेंट्स को लूज कर चुका होता है, नेजुको डीमन बन चुकी होती है और उसके बाद तांजीरो और नेजुको की पहली रियल एनकाउंटर होती है गियू के साथ। गियू ऑलमोस्ट नेजुको को मार देता है, लेकिन तांजीरो का बॉन्ड और नेजुको का ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना, ये सब देखकर वो दोनों को जिंदा छोड़ देता है और वहीं से डीमन स्लेयर की ओरिजिनल टाइमलाइन स्टार्ट होती है। लेकिन भाई सोचो, अगर उस मूवमेंट पे गियू के जगह कोई और हाशिरा होता तो क्या तांजीरो और नेजुको बच पाते या फिर स्टोरी वही खत्म हो जाती? आज हम हर हाशिरा का केस डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबाना इगुरो की। भाई यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओबाना डीमन से एक्सट्रीम लेवल पे हेट करता है। जैसे ही वो नेजुको को देखता वो एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करता, तांजीरो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता, लेकिन ओबाना रूल्स के अलावा कुछ नहीं मानता। रिजल्ट सिंपल है, नेजुको वही मार दी जाती। साले को छोड़ूंगा नहीं। और तांजीरो भी सरवाइव नहीं करता। और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर तांजीरो ही नहीं बचा तो सन ब्रीदिंग का कोई सक्सेसर नहीं होता, मतलब मुजान को चैलेंज देने वाला कोई नहीं होता। इस टाइमलाइन में डीमन स्लेयर क्रॉप्स बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाता और स्टोरी एपिसोड 1 के अराउंड ही एंड हो जाती। मैं सब कहेंगे मर गया। अब बात करते हैं क्योजीरो रेनगोकू की। रेनगोकू भी पहले नेजुको को मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो भी एक डीमन ही है ना। लेकिन जैसे ही वो तांजीरो का अपनी बहन के लिए स्टैंड देख लेता और नेजुको का ह्यूमन को हार्म ना करना नोटिस करता, वो थोड़ा रुक जाता है। रेनगोकू इमोशनल नहीं होता, लेकिन वो फेयर डिसीजन लेता है। वो नेजुको को स्पेयर करता है और तांजीरो को ट्रेनिंग का चांस देता है। इस टाइमलाइन में तांजीरो को फ्लेम ब्रीदिंग का बेस समझ आता है और धीरे धीरे वो सन ब्रीदिंग के और क्लोज पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि तांजीरो आकाशा जैसे अपर मून को डिफीट कर सकता है। रेनगोकू की डेथ का चांस कम हो जाता है और फाइनल बैटल में मुजान को सीरियस डैमेज मिलता है। इस टाइमलाइन में तांजीरो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। अब बात करते हैं मुइचिरो तोकितो। मुइचिरो नॉर्मली इमोशनलेस लगता है और उसके पास ट्रॉमा की वजह से वो डीमन को डीमन ही मानता है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि जैसे ही वो नेजुको को देखता है वो तुरंत किल कर देता है। तांजीरो इतना वीक होता है इस स्टेज पे कि वो मुइचिरो के अगेंस्ट फाइट भी नहीं कर सकता, इसलिए तांजीरो भी यही मारा जाता है। लेकिन एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मुइचिरो नेजुको को तांजीरो को प्रोटेक्ट करता हुआ देख ले तो शायद वो दोनों को छोड़ दे। लेकिन इवन अगर वो छोड़ भी देता, वो तांजीरो को कोई ट्रेनिंग नहीं देता। इसका मतलब ये होता है कि तांजीरो फ्यूचर में किसी और डीमन के हाथ मारा ही जाता। अब बात करते हैं मेरी वाली मित्सुरी कानरोजी की। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मित्सुरी तांजीरो और नेजुको की स्टोरी सुनकर इमोशनली मूव हो जाती। वो नेजुको को डीमन के तौर पे नहीं, एक बहन के तौर पे देखती है, इसलिए वो दोनों को स्पेयर करती है। मित्सुरी तांजीरो को लव ब्रीदिंग सिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये तांजीरो के फाइटिंग स्टाइल के साथ सूट ही नहीं होता, इसलिए वो तांजीरो को अपने टीचर रेनगोकू के पास भेज देती है। इस टाइमलाइन में भी तांजीरो इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन डायरेक्ट मित्सुरी के थ्रू नहीं। अब आता है सबसे ज्यादा डेंजरस केस, सानेमी शिनाजुकावा। सानेमी डीमंस को बिल्कुल हेट करता है, यहाँ कोई मर्सी नहीं होती। जैसे ही वो नेजुको को देखता, वो बिना सोचे समझे नेजुको को मार देता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। तांजीरो जिंदा रह जाता है, लेकिन उसके अंदर एक्सट्रीम हेटरेट और रेंज भर जाती है। इस रेंज के साथ तांजीरो धीरे धीरे डार्क पाथ पे चला जाता है। पॉसिबिलिटी ये भी है वो खुद एक अपर मून डीमन बन जाता है और इवेंचुअली डीमन स्लेयर क्रॉप्स को कंट्रोल करता है, मुजान को डिफीट भी करता है और खुद डीमन स्लेयर किंग बन जाता है।
ये टाइमलाइन सबसे ज्यादा डार्क होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बात करते हैं हमारे सबसे ज्यादा हैंडसम मुंडा तेनगेन की। तेनगेन की स्पीड एक्सट्रीमली हाई होती है, इसलिए नेजुको को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। वो नेजुको को तुरंत मार देता है, लेकिन उसके बाद वो तांजीरो को समझाता है कि ये डिसीजन जरूरी था। वो तांजीरो को डीमन सेलर क्रॉप्स के पास ले जाता है, लेकिन तांजीरो का इमोशनल डैमेज बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं शिनोबु कोचो की। शिनोबु पहले नेजुको को पॉइजन करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नेजुको को तांजीरो को प्रोटेक्ट करते देखती है तो उसे अपनी बहन याद आ जाती है। इस वजह से वो दोनों को स्पेयर करती है। तांजीरो इंसेक्ट ब्रीदिंग और पॉइजन का नॉलेज सीखता है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेंथ बेस्ड फाइटर है, वो इस ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पाता। ऑब्वियसली रिजल्ट ये होता है कि फ्यूचर बैटल्स में तांजीरो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता और इवेंचुअली मर जाता है। लास्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल केस, ग्यूमे हिमेजिमा। ग्यूमे तांजीरो की सीनियरिटी और नेजुको के बिहेवियर को फील कर लेता है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। वो दोनों को स्पेयर करता है और तांजीरो को स्टोन ब्रीदिंग की ट्रेनिंग देता है। स्टोन ब्रीदिंग तांजीरो के स्ट्रेंथ बेस्ड स्टाइल के लिए परफेक्ट होती है। तांजीरो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है और इवेंचुअली सन ब्रीदिंग भी मास्टर कर लेता है। इस टाइमलाइन में मुजान को मैसिव डैमेज मिलता है। डीमन स्लेयर क्रॉप्स का फ्यूचर स्ट्रांग होता है। खत्म। तो भाई क्लियर बात यह है कि तांजीरो और नेजुको की पूरी किस्मत सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती थी, एपिसोड 1 में कौन सा हाशिरा मिलता। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा हाशिरा सबसे बेस्ट होता तांजीरो के लिए? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा। हैं? नोटी हो रहा